हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे एंसेस्टर्स यहाँ के सामने मास्टर डोंग और लुशैन आ गए थे। यहाँ पर लुशैन अपने थंडर पावर का इस्तेमाल करके एंसेस्टर को उनके टेक्निक्स याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एंसेस्टर को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और फिर एंसेस्टर ने वहाँ मास्टर डोंग और लुशैन को एक ही झटके में मार चुका था, जिसकी वजह से ड्रैगन किंग और फैंसी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। लेकिन शुइन के दोनों ही डिसाइपल को ये देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि उन्हें यही लग रहा था कि वो लोग धीरे धीरे टियालनसेट के हर एक डिसाइपल को मारते ही जा रहे हैं। तो अब आगे इस नेक्स्ट एपिसोड के शुरुआत में हम शुइन के दोनों ही डिसाइपल को देखते हैं। तभी वो लड़की लुशैन के ट्रेजर वॉलेट को निकाल कर सीधे एंसेस्टर को देने लगती है। तो उसी तरफ वो बंदा भी कहने लगता है कि एंसेस्टर, अगर आप इस ट्रेजर को एक्सेप्ट कर लेते हो तो हम लोग अपने शुइन सेट को दोबारा से रिबिल्ड कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती होगा। लेकिन तभी एंसेस्टर उन दोनों की बातों को सुनने के बाद उससे ट्रेजर वाले पैसों को लेकर सीधे फैंसी को देते हुए कहने लगता है कि तुम इन पैसों को अपने पास ही रखना और इनसे एक बढ़िया चाय खरीद लेना। लेकिन ये देखकर शो इनके दोनों ही डिसाइपल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। व्हीलचेयर वाला बंदा गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि एंसेस्टर, बेहतर होगा कि आप इन पैसों को अपने पास ही रखें, क्योंकि आखिरकार मिस फैंसी आखिरकार वो आउटसाइडर है, तो आप उसे इन पैसों को रखवाले करने के लिए कहते दे सकते हो। लेकिन उसके बात को सुनकर एंसेस्टर गुस्से होकर उसे आँख दिखाता है, जिसकी वजह से वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से सीन बदलता है और हम लोग इमॉर्टलिटी वाले सेट का सीन देखते हैं, जहाँ वहाँ के सारे डिसाइपल काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि आखिरकार अभी तक उन्हें मास्टर डोंग और लुशैन के किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं मिला था। तभी अचानक वो दो टोकन्स भी टूटने लग जाते हैं, जिनके अंदर से मास्टर डोंग और लुशैन की स्पेशल पावर को सेंस किया जा सकता था। ये देखकर बुफान उन्हें दोबारा से एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन जूली डरते हुए कहने लगती है कि मास्टर डोंग और लुशैन इतने ताकतवर थे, वो भी मारे गए, पता नहीं कि आगे चलकर हमारे साथ क्या होगा। लेकिन अगर हम लोग जल्दी एंसेस्टर के मेमोरी को रिकवर नहीं करते तो पता नहीं कि ड्रैगन किंग और फैंसी भी किसी तरह के खतरे में ना पड़ जाए। ये देख कर लिन जूली के पास आकर उसे बताता है कि तुम चिंता मत करो, हमें उससे पहले ही अपनी एंसेस्टर के मेमोरी को रिकवर करना होगा। इतने कहने के बाद लूशर अपने स्पेयर को निकाल कर सीधे एंसेस्टर के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऐसा करता हुआ देख कर लिंग उसे वहीं पर रोक लेता है। उसे बताता है कि भले ही अभी तुम वहाँ पर जाओ, लेकिन एंसेस्टर अपनी मेमोरीज को भूल चुके हैं और इसके अलावा हमें ये बात भी पता नहीं कि एंसेस्टर उन 12 डिसाइपल के साइड हो चुके हैं या फिर नहीं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें किसी भी तरह से टीआर को प्रोटेक्ट करना होगा। लिंगू के बातों को सुनने के बाद बाकी डिसाइपल्स को भी उसके बात सही लगते हैं, क्योंकि आखिरकार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम ये था कि वो लोग अपने टीआर को प्रोटेक्ट करें। लेकिन साथ ही कई सारे डिसाइपल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि वो लोग चाह कर भी अपनी एंसेस्टर के मेमोरीज को रिकवर नहीं कर पा रहे थे। तभी हम चू फैंग को देखते हैं, जो कि अपने बाकी डिसाइपल साथियों को बताती है कि अगर ऐसा है तो क्यों ना हम उन दोनों ही डिसाइपल को मार दें, जो कि हमारे एंसेस्टर की मेमोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। इस तरह से पूरा काम ही ख़त्म हो जाएगा। टूफेंग की बातों को सुनने के बाद सभी काफ़ी हैरानी से उसे ही देखने लगे थे। साथ ही साथ सीनियर बुफान भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। तब ये देखकर चूफेंग मजाक के अंदाज में बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। बुफान कहता है कि नहीं सीनियर सिस्टर, दरअसल मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि वो लोग 3 हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपके साथ चलूँ। लेकिन इस पर चू फैंग उसे रोकते हुए कहने लगती है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि अगर हम दोनों ही चले गए तो इस तरह के मोमेंट में हमारे बाकी सारे दुश्मन हमारे टियालनसेट पर अटैक कर सकते हैं। इसीलिए यही सही होगा कि तुम दोनों यहीं पर रहकर टियालनसेट को प्रोटेक्ट करो। इतना कहने के बाद चू फैंग अपने डिवाइन फिनिक्स को लेकर वहाँ से निकल जाती हैं। ये देखकर बुफान भी चिल्लाकर कहता है कि सीनियर सिस्टर, आप अपना ख्याल रखना। जिसके बाद यहाँ से सीन बदलता है और हम ड्रैगन किंग को एक बर्फ वाले इलाके के हॉट स्प्रिंग वाटर में देखते हैं, जो कि इस वाटर के अंदर रहकर काफी ज्यादा मजे ले रहा था। साथ ही हम उस छोटे से पूल के दूसरे साइड एंसेस्टर को भी देखते हैं, जो कि वहाँ के भी गिरने वाले बर्फबारी और उस पानी को ही देख रहे थे। तभी हम देखते हैं कि फैंसी अपने दूसरे कपड़ों में एंसेस्टर को चाय सर्व करने के लिए आ रही थी। फैंसी देखने में काफी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। फैंसी भी एंसेस्टर को देखकर काफी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और फिर फैंसी धीरे धीरे एंसेस्टर के पास जाने लगती हैं। लेकिन इसी के साथ ही उस छोटे से घर के अंदर हम शू इनके दोनों ही डिसाइपल को देखते हैं,
जो कि फैंसी और एंसेस्टर की बात वो बहुत ही तरीके से देख रही थी। उन्हें लग रहा था कि एंसेस्टर यहाँ पर फैंसी के साथ रोमांस करने वाला है। इसी की वजह से उन दोनों को ही काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने लगता है। दूसरी तरफ फैंसी लगातार धीरे धीरे एंसेस्टर के पास ही जा रही थी, जिसकी वजह से उन दोनों को भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। व्हीलचेयर वाला बंदा कहने लगता है कि आखिरकार हमारा लिटिल ब्रदर लड़कियों के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाने लगा है, वो अपने लाइफ को अब इंजॉय कर पाएगा। दूसरी तरफ वो लड़की भी कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, मुझे तो लगा था कि हमारा साथी जो कि अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट के बारे में बातें करता था वो सिर्फ बेकार है, लेकिन लगता है कि उसने अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट का अब बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया है। इस पर व्हीलचेयर वाला बंदा कहने लगता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे तो लगा था कि उस 7 इमोशनल फॉर्मेशन की वजह से हमारे लिटिल ब्रदर का इमोशनल पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन आज जब मैंने देखा कि उसने अपने पैसों को फैंसी को दे दिया तो मुझे यकीन होने ही लगा था। लेकिन अब ये सीन देखकर ऐसा लगता है जैसे कि हमारे लिटिल ब्रदर ने अपने आप को छिपाने की काफी ज्यादा कोशिश की। वहाँ लड़की भी कहने लगती है कि हाँ आखिरकार एक आदमी एक खूबसूरत औरत को देखकर उसे इग्नोर कैसे कर सकता है, वो भला ऐसा कर ही नहीं सकता। यहाँ पर उन दोनों को यही लग रहा था कि अब एंसेस्टर फैंसी के साथ रोमांस करेगा, क्योंकि आखिरकार वो काफी ज्यादा हॉट और काफी ज्यादा सुंदर थी। जबकि वही दूसरी तरफ हम एंसेस्टर को देखते हैं जो कि फैंसी को टच करने के बजाय वहाँ से लाए हुए चाय को पीते हैं। उसे पीते हैं कहने लगते हैं कि हाँ ये चाय बहुत ही बढ़िया है। इस पर फैंसी कहने लगती है कि एंसेस्टर अगर आपको ये चाय पसंद है तो मैं आपके लिए और भी खरीद लाऊंगी। इस पर एंसेस्टर कहता है कि कोई बात नहीं, तुम भी काफी थक गई होगी तो क्यों ना तुम भी थोड़ी सी आराम कर लो। लेकिन तभी अचानक फैंसी को एंसेस्टर की बात को सुनने के बाद वही बात याद आता है जब एंसेस्टर और उसके बाकी सारे डिसाइपल्स विंटर सिटी में पहली बार आए थे और एंसेस्टर ने भी बिल्कुल यही बात फैंसी को कहा था, जहाँ वो सभी अपने अपने स्विमिंग सूट को भी लेकर आए थे। इस बार फैंसी कहने लगती है कि हम लोग यहाँ पर काफी जल्दी आ गए, इसी की वजह से मैं अपने लिए ज्यादा स्विमिंग सूट लेकर नहीं आ पाई, जो मेरे पास था मैंने उसी से काम चला लिया। लेकिन ये देखकर अचानक ही एंसेस्टर काफी हैरान होकर फैंसी को ही देखने लगते हैं। तब फैंसी भी अपने आप को संभालते हुए कहने लगती है कि कुछ नहीं एंसेस्टर, मैं आपको और भी चाय सर्व करती हूँ। दूसरी तरफ हम शुइन के दोनों ही डिसाइपल को देखते हैं जिन्हें कि अभी तक किसी भी तरह का आवाज नहीं आ रहा था। ये देखकर वो दोबारा पीछे मुड़कर देखते हैं जहाँ पर फैंसी एंसेस्टर को चाय सर्व करने के लिए उसके आगे चली गई थी। ये देखकर उन दोनों को ये लगता है कि अब शायद इनके बीच रोमांस होना अब शुरू हो चुका है और सबसे पहला मूव फैंसी ने स्टार्ट की है। ये दोनों अब अलग ही तरह की खुशी में आ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक उन दोनों के ऊपर कोई जोरदार तरीके से अटैक कर देता है, लेकिन इस अटैक से बचने से पहले व्हील चेयर वाला बंदा दरवाजे के पीछे एक फॉर्मेशन लगा देता है ताकि इसे एंसेस्टर फैंसी के साथ जो वक्त बिता रहे हैं उन्हें डिस्टर्बिंग ना हो। जबकि दूसरी तरफ एंसेस्टर और फैंसी बाकी कुछ और नहीं बल्कि फैंसी एंसेस्टर को अपने एंसेस्टर के लिए चाय सर्व कर रही थी। उन सभी को तो ये बात पता ही नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। दूसरी तरफ हम शो इनकी उस लड़की डिसाइपल को देखते हैं जिसे कि ये देखकर काफी गुस्सा आ जाता है कि एक कीड़ा मकोड़ा उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए आ गया। जबकि व्हील चेयर वाला बंदा कहता है कि कोई बात नहीं, ये कीड़ा मकोड़ा कोई और नहीं बल्कि टियालन सेट का ही आया हुआ है जिससे कि हमें अब निपटना होगा। जिसके बाद हम दरवाजे के दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर कोई और नहीं बल्कि चू फैंग आ गई थी। चू फैंग आने के बाद अपने फिनिक्स से सीधे उस लड़की के ऊपर और दोनों के ऊपर एक साथ अटैक कर देती हैं। यहाँ पर इन चारों के बीच एक शानदार लेवल का कॉम्बैट फाइट होता है जहाँ पर चू फैंग अपनी फैंस कॉस्मे के फिनिक्स के जरिए उन दोनों के साथ फाइट कर रही थी। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर पता चलता है कि शुइन की ये दोनों डिसाइपल जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, बहुत ही आसानी के साथ चू फैंग को टक्कर दे रहे थे। साथ ही साथ चू फैंग वहाँ के दरवाजे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, लेकिन व्हील चेयर वाले बंदे ने वहाँ पर एक ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन लगा दिया था जिसकी वजह से चू फैंग के किसी भी अटैक का वहाँ पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। साथ ही वो कहता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि एंसेस्टर भी इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उनकी बातों को सुनने के बाद चू फैंग को काफी तक गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा उनके ऊपर काउंटर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार अचानक ही वो दोनों ही अपने पावर्स को कॉम्बाइन करके वहां पर एक डार्क डोमेन एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से फैंसी को ऐसा लगता है जैसे कि वो एक अलग तरह के डार्क डोमेन के अंदर आ चुकी है। जबकि वही दूसरी तरफ हम एंसेस्टर और फैंसी को देखते हैं जो कि इस विंटर सिटी में रहकर हॉट स्प्रिंग के मजे ले रही थी। तभी फैंसी कहने लगती है कि एंसेस्टर सच कहूँ तो आपने कभी भी इस पूल के अंदर नहाया नहीं है क्योंकि आप ऐसा कभी करते ही नहीं थे। वो तो चू चू थी जो कि सबके लिए स्विमिंग सूट बना चुकी थी और हम सभी ने यहाँ पर काफी एंजॉय किया था। लेकिन अगर आप चाहो तो इस बार नहा सकते हो क्योंकि मैंने आपके लिए खास तरह के स्विमिंग सूट को बनाया है जो कि सिर्फ आपके लिए है। इतना कहने के बाद फैंसी उस कपड़े को
को लेकर सीधे एंसेस्टर के नजदीक चली जाती है। ये देखकर एंसेस्टर भी उस कपड़े को बहुत ही अच्छे तरह से छूता है और कुछ ही देर में फैंसी को कहने लगता है कि तुमने मुझे कहानी सुनाने की कोशिश की थी जो कि पहले था, तो तुम उस स्टोरी को अब सुना सकती हो। इस पर फैंसी थोड़ी हैरान होकर सोचने लगती है कि आखिरकार उसने किस तरह के स्टोरी को एंसेस्टर को सुनाया था। लेकिन आखिरकार फैंसी कहती है कि एंसेस्टर ठीक है, अगर आप उस स्टोरी को सुनना चाहते हो तो मैं भी पूरी तरह से तैयार हूँ। ड्रैगन किंग भी जल्दी से एंसेस्टर के पास चला जाता है, जिसके बाद फैंसी आगे बताती है कि एक ऐसी लड़की थी जो कि हमेशा ही अपने मास्टर को काफी ज्यादा पसंद और उनके हर एक बात को फॉलो किया करती थी। उसके मास्टर का सेक्ट उसके लिए सेक्ट नहीं बल्कि एक घर था और वो अपने घर के लिए कुछ भी कर सकती थी। लेकिन जैसे कि लोग कहते हैं कि खुशियाँ ज्यादा दिन तक नहीं रुकता, और इस तरह से उसी की मास्टर ने उस लड़की को उसके सेक्स से बाहर निकाल दिया। ये सब काफी नहीं था कि उसके मास्टर ने उस लड़की को मारने के लिए कई सारे हंटर्स को भी भेज दिया, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा और काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। लेकिन इतने ज्यादा गुस्सा होने के बाद भी उसने अपने मास्टर को कभी मारने की इच्छा जाहिर नहीं की। उसने हमेशा ही अपने घर में को लौटने की कोशिश की। यहाँ पर ड्रैगन किंग इस स्टोरी को सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि असल में फैंसी किसी और की स्टोरी नहीं बल्कि चू फेंग की स्टोरी सुना रही है। जिसके बाद फैंसी उस स्टोरी को दोबारा आगे सुनाने लगती है। वो कहने लगती है कि जब वो अपने घर दोबारा वापस लौटी तो उसने देखा कि उसका पूरा शहर तबाह हो चुका था। यहाँ पर हम चू फेंग को भी देखते हैं जो कि अंदर अकेले ही उन दोनों से ही फाइट कर रही थी। फिर फैंसी आगे बताती है कि उसने देखा कि उसका घर तबाह हो चुका है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। जबकि दूसरी तरफ हम चू फेंग को देखते हैं जो कि अब उन दोनों को अकेले संभालने में उसे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। व्हीलचेयर वाला बंदा कहने लगता है कि हम दोनों के पावर्स कुछ और नहीं बल्कि केओस पावर है, और हम दोनों खुद केओस पावर है, यानी कि यूनिवर्स के केओस पावर्स। साथ ही साथ यहाँ पर चू फेंग देखती है कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक पानी के बुलबुले के अंदर कैद हो चुकी है और उसके अंदर से निकलना उसके लिए लगभग नामुमकिन होता ही जा रहा था। दूसरी तरफ शुइन के दोनों ही डिसाइपल चू फेंग को समझाते हुए कहने लगते हैं कि हम लोग केओस पावर है, इसी की वजह से तुम हमें चोट तो नहीं पहुंचा सकती, लेकिन हम दोनों मिलकर तुम्हें जरूर चोट पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर अब चू फेंग पूरी तरह से उन दोनों के डोमेन में फंस कर काफी ज्यादा पेन झेल रही थी। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं फैंसी को जो कि एंसेस्टर को बता रही थी कि जब वो अपने साथ आई तो वो काफी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन काफी सालों के बाद आखिरकार उसे अपने बाकी बचे हुए साथी डिसेबल्स मिलते गए और उसके बाद उसने कसम खा ली कि वो अपने इस नए घर को दोबारा डिस्ट्रॉय होने नहीं देगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं चू फेंग को जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। उन दोनों के ही पावर्स उसके ऊपर भारी पड़ रही थी। तब ये देखकर अब ना चाहते हुए चू फेंग अपनी ही बॉडी को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों का ही डोमेन वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही अब चू फेंग के पूरे बॉडी में अलग अलग तरह के दरारें आने लगे थे, लेकिन यहाँ चू फेंग के पावर के वजह से उस दरवाजे में जो सील लगा हुआ था वो भी टूट जाता है। इसके वजह से अब यहाँ पर एंसेस्टर को चू फेंग के यहाँ पर होने की मौजूदगी का पता चल जाता है। तभी ड्रैगन किंग कहने लगता है कि बॉस क्या आपको कुछ याद आया या नहीं, लेकिन एंसेस्टर उस हॉट स्प्रिंग के वाटर को लेकर सीधे उस दरवाजे की सील को तोड़कर सीधे जाकर चू फेंग के ऊपर भेज देते हैं। अब यहाँ पर उस हॉट स्प्रिंग वाटर की वजह से चू फेंग का बॉडी धीरे धीरे रिकवर होने लगता है, जो देखकर चू फेंग को तो खुद ही काफी हैरानी होता है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हो गया। लेकिन दूसरी तरफ हम एंसेस्टर को देखते हैं जो कि अंदर आते हुए फैंसी को कहता है कि तुम जो स्टोरी अभी मुझे सुना रही थी क्या ये स्टोरी उसी के ही बारे में था। यहाँ पर ड्रैगन किंग कहने लगता है कि बॉस हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। जबकि दूसरी तरफ चू फेंग अपने मास्टर को देखकर काफी तो खुश हो जाती है। वो कहती है कि मास्टर आप खुद देख सकते हो कि आखिरकार ये दोनों कौन हैं। लेकिन एंसेस्टर उसे देखकर यही कहने लगता है कि स्टोरीज तो सिर्फ स्टोरीज रहते हैं। इतना कहने के बाद एंसेस्टर स्नैप करते हुए चू फेंग को भी वहीं पर मार डालते हैं, जो देखकर तो ड्रैगन किंग का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। उसे पहली बार एंसेस्टर काफी ज्यादा खतरनाक लगने लगे थे, जैसे कि उसने अपने जीवन में इस तरह के खतरनाक आदमी को पहले कभी देखा ही ना हो। इसके बाद यहाँ से सीन बदलता है और हमें एक अंधेरी जगह का सीन दिखाता है जहाँ पर हम ड्रैग मास्टर डोंग और लुशियन को देखते हैं जो कि एक जगह को ढूंढ रहे थे। लेकिन तभी वो दोनों एक दूसरे से ही टकरा जाते हैं। ये देखकर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन उन दोनों को एहसास हो जाता है कि
कि असल में वो दोनों ही यहाँ पर है, जिसकी वजह से वो दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये बात याद था कि एंसेस्टर ने ही तो उन दोनों को मार दिया था। लेकिन पता नहीं क्या कि लूशियन अपने थंडर पावर को सामने की तरफ रिलीज करते हुए अपने ऊपर अटैक करवा देता है। तब ये देखकर मास्टर डॉग जल्द से उसके अटैक को बीच में रोकते हुए कहने लगता है कि क्या अब तुम जिंदा नहीं रहना चाहते। तब लूशियन कहता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, क्योंकि असल में एंसेस्टर ने हम दोनों को कभी मारा ही नहीं था, बल्कि हम दोनों तो जिंदा हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किंग सू भी आ जाती हैं, जो कि उन दोनों को बताती हैं कि हाँ तुम दोनों ने बिल्कुल सही कहा, असल में ये एंसेस्टर का एक छोटा सा क्रिएट किया हुआ वर्ल्ड है। और दोस्तों इसी के साथ ये शानदार एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करें।